कृषक ट्रेनर भी है। आज वो अपने प्रशिक्षण पर अनुभव बताएंगे, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ और मंच सौंप देती हूँ। जी आदरणीय। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और मुझे जो आदेश मिले हैं कि आपको जो हम प्रशिक्षण में गए थे उसके संबंध में अपने अनुभव बताना है, तो मैंने अपने जो साथी गए थे उनको भी लिंक भेजी है, पर अभी मैंने देखा है कि वो जुड़े नहीं हैं, शायद वो जुड़ जाएंगे। तो हमारे यहाँ कृषि विभाग की ओर से जो एक परियोजना, आत्मा परियोजना चलती है, विभाग है आत्मा, उनके माध्यम से हम नर्मदापुरम के 2 ब्लॉक, नर्मदापुरम और बाबई ब्लॉक से 8 किसानों का उन्होंने चयन किया और सूची पहले बन गई थी, पर कुछ कारण से कुछ किसान जो है उसमें से नहीं जा रहे थे, तो उनकी जगह दूसरे किसानों को साथ लिया और हम लोग यहाँ से 18 तारीख को सुबह लगभग, पहले तो ये तय था कि हम यहाँ से बहुत 8 बजे निकल लेंगे, परंतु बाबई ब्लॉक से किसानों को एकत्रित करना था। अलग अलग गांव से हमारे किसान भाई थे, दूसरे नर्मदापुरम के किसान भी अलग अलग गांव से थे। तो इस तरह से उनको एकत्रित करने में थोड़ा समय लगा और लगभग हम यहाँ से 12:30 के लगभग यहाँ से निकले। रास्ते में हम लोग जब यहाँ से निकले तो कुछ किसानों को जो हमारे इस तरफ पड़ते थे इसी रास्ते में, उनको भी हमने साथ लिया और 2 टवेरा गाड़ी से हम लोगों की यात्रा प्रारंभ हुई। क्योंकि ये यात्रा नर्मदापुरम से जलगांव थी और जो बुरहानपुर भुसावल होते हुए जाना था। हमारे साथ बुरहानपुर से एक भाई वासिम प्रशिक्षण में भी थे, तो हमने उनको फोन लगाया। वो बहुत प्रसन्न हुए कि भैया आइए और हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे, आप यहाँ से निकल रहे हैं। तो लेट होने के कारण हम लोग उनके यहाँ नहीं जाए और उनसे कहा कि शायद लौटते में यदि हमें समय मिलेगा तो हम आपके फील्ड पर आएंगे। जैसे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो चूंकि किसानों का था तो नर्मदापुरम में थोड़े जो गेहूं और चना की फसल है वो लेट थी, परंतु जैसे जैसे हम हरदा की ओर बढ़ते हैं तो हमें फसल में थोड़ा परिवर्तन दिखाई देता है और वहाँ पर मक्का की बोनी भी रबी में की गई थी। बढ़िया मक्का लगी थी। लगभग गेहूं उनका इतना तैयार हो चुका था कि 8 दिन में गेहूं और चना दोनों की कटाई होगी। उससे आगे बढ़े, जैसे ही हम खंडवा के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो है दलहन की और दलहन के साथ गुइयाँ और सब्जी भाजी की खेती, हमको मिर्ची की खेती दिखाई पड़ी। जिस तरह हमने अपने इसी युगाहार में सुना था कि मिर्ची की खेती और उसमें इतने स्प्रे होते हैं, तो वहाँ पर मिर्ची की खेती, खंडवा के पास पहुँचते पहुँचते केला की खेती भी हमको कहीं कहीं देखने को मिलने लगी। और जैसे ही हम बुरहानपुर पहुँचे, रात्रि का तो समय हो गया था। रोड चूँकि नया बन रहा है तो बहुत उबड़ खाबड़ था, बहुत धीरे धीरे हमारी गाड़ी चल रही थी। पर जब हम देखे तो बुरहानपुर से जैसे ही हम आगे बढ़ते भुसावल की ओर, तो केला ही केला, केला ही केला दोनों ओर। खेतों में, हर खेत में किसान अपना एक उन्होंने छोटा सा बना के रखा है जहाँ वो निवास कर रहे हैं और खेत में ही लोग हमें मिले। तो रास्ते के दोनों ओर केला केला केला।
रात भुसावल से हम रात्रि के में वहाँ जब पहुँचे तो लगभग 12:30 बज रहे थे। बीच में हमने भोजन भी एक ढाबे पर कर लिया। इस तरह से हम 12:30 बजे के आसपास वहाँ अपने जहाँ जलगांव पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हम लोगों को जो उनका प्रशिक्षणार्थियों के लिए ठहरने का स्थान है, वहाँ पर हमको जो है उन्होंने स्थान दिया। हम लोग जा कर के आराम से हमने विश्राम किया। 19 तारीख को सुबह उठकर हम लोगों का जो कार्यक्रम था वो प्रशिक्षण का प्रारंभ होना था। तो वहाँ से जहाँ प्रशिक्षण स्थल है वहीं पर ही, उनसे ही थोड़ी दूर पर हम लोगों का निवास था। हम लोगों सुबह जल्दी उठे। उठ करके हम लोगों ने वहाँ से चाय नाश्ता के लिए प्रशिक्षण स्थल पर ही जाना था। सब लोग तैयार हो गए। गाड़ी से हम प्रशिक्षण स्थल पहुंचे। पहाड़ या एक मतलब थोड़ा सा ऊंचा स्थान है, मतलब जो समतल से ऊंचा पहाड़ जैसे स्थान है, उस पहाड़िया पर उन्होंने अपना पूरा प्रशिक्षण का बनाया है। जब हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ पर ये नाश्ता किया। नाश्ता के बाद जो वहाँ के संपर्क ऑफिसर का है, परामर्श ऑफिसर का है, वो हमारे पास आ गए, इंगले जी। और वो आकर के उन्होंने पूरे प्रशिक्षण को विधिवत सर्वप्रथम वो हमें वहां पर जो होने वाली गतिविधियों के संबंध में बताने के लिए आए। तो हम नीचे वहीं नाश्ता करके जब उतरे तो बहुत बड़े हॉल में उनके जो प्रदर्शन है, जो चीज़ें वो बनाते हैं, उनको वहाँ पर उन्होंने रखा। लोग देखे तो ड्रिप, स्प्रिंकलर, और स्प्रिंकलर में भी विविधताएं, उनके उसमें लगने वाले सब सामान, पाइप, सोलर ऊर्जा से पर लगने वाले जितने भी सामान, उन सब का वहाँ निर्माण होता है। सोलर ऊर्जा के बाद अभी उन्होंने और एक प्लास्टिक जैसे ही मजबूत एक मतलब जिस तरह से जो हम फर्नीचर बनते हैं, इस तरह की मोटी उन्होंने प्लास्टिक की कुछ चीज़ें ऐसे मिला करके बनाई है जो बहुत जलती नहीं है और बहुत मजबूत होती है। तो उसके उन्होंने दरवाजे बनाए, फर्नीचर बनाए, और वो बहुत अलग अलग कलर में, वो हमारे किसानों को बहुत पसंद आए। और उन्होंने कहा अच्छा वो जहाँ हम रसोई घर में भी उसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब इतना वो ताप को सहन करती है और वो किसी भी तरह से जलती नहीं है। जब बहुत ज़्यादा ही होगा तो वो थोड़ी पिघल सकती है, परंतु वो ताप को सहन करने की तो बहुत है, ऐसा उन्होंने हमको बताया। तो वो हमको बहुत पसंद है। फिर वहाँ पर जो वेस्ट बचता है, उस वेस्ट से जो है एक खाद बनाया जाता है जो कि कार्बन युक्त होता है, और वो उसका भी उन्होंने वहाँ पर हमको बताया। तो इस तरह से स्प्रिंकलर, ड्रिप, सौर ऊर्जा और खाद निर्माण, इस तरह से किसानों के यहाँ लगने वाली जो चीज़ें हैं उसका निर्माण वहाँ पर होता है। फिर वो हमें खेत की ओर ले गए। उन्होंने पूरा इतिहास बताया कि जिन व्यक्ति जैन साहब ने जिसकी स्थापना की है, वो केवल एक बैलगाड़ी से आए थे, उनके पास कुछ नहीं था, परंतु धीरे 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 उन्होंने अपने व्यापार के माध्यम से आज बहुत बड़ा साम्राज्य, जैसा हम कहें तो खड़ा कर लिया है। भारत तो भारत के अलावा भी अन्य देशों में उनका माल
वहीं पर बनता है और वहीं उसका उपयोग होता है। जब उन्होंने ये कहा कि हमारे पाइप की उम्र 100 वर्ष है, हमारे किसानों ने उस पर आपत्ति बताई, पर उन्होंने जब हमें बताया तो हमारे किसान भी संतुष्ट हुए और निश्चित रूप से उनकी गुणवत्ता से प्रभावित हुए। आगे चल के फिर उन्होंने हमें टिश्यू कल्चर पर होने वाले काम को उस सबको उन्होंने बताया कि किस तरह से टिश्यू कल्चर यहाँ पर एक छोटे से टिश्यू से पौधे डेवलप किए जाते हैं। चूंकि ये आगार के माध्यम से उसको करते हैं, दूर से उन्होंने हमको बताया। बहुत उसमें सूक्ष्म जीवों के कारण उनका बहुत बहुत है। वहाँ पर जो उन्होंने मदर प्लांट लगा रखे हैं, उन मदर प्लांटों की भी विशेष तरह से देखरेख होती है, उनको बचाया जाता है और उन मदर प्लांटों के माध्यम से टिश्यू कल्चर में वहाँ पर केला, आम, बिही, इन सब के पौधे वहाँ पर बनाए जाते हैं। अंगूर पर वहाँ काम नहीं होता। हमने कहा क्या अंगूर का भी है, तो क्या नहीं। मुख्यतः उनका आम और केला और प्याज, ये जो है उनके मुख्य उत्पाद है। और वो किसानों से एक तरह से जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं प्याज की, और लाते हैं और प्याज को भी तैयार करके, मतलब उसका रस निकाल करके उसको ड्राई सुखा करके उसका पाउडर बनाते हैं। आम का जो अमरस है ये बनाते हैं, और वो बड़ा सॉलिड रूप से तैयार करके और विभिन्न विभिन्न कंपनियों को दे देते हैं। और वो कंपनी जो है फिर अपनी तरह से उसमें कुछ और ऐड करके, और ये जो पेय आता है शीतल पेय, उसको अलग अलग कंपनी, कोको कोला को भी वो सप्लाई करते हैं और देश की अन्य कंपनियों को भी। आम पर भी उनका बहुत काम है। फिर हम लोगों को वो अपने फील्ड पर ले गए, जहाँ हम उनका प्रदर्शन है। केला पर वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, और केला की फसल हम लोगों ने देखी तो उन्होंने कहा अधिकतम व्यक्ति इससे 12 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकता है, ऐसा उनका एग्रोनॉमिस्ट का कहना था। और न्यूनतम जो है 4 लाख रुपए तो आपको मिलेंगे। ये आपके क्लाइमेट के ऊपर और कुछ आपके तकनीक के ऊपर निर्भर करता है। केला की जो गुप्त चीज़ें थी कि किस तरह से वो केला को बताया, वो उन्होंने कुछ चीज़ें हम लोगों को ऐसी बताई कि केला की जब घड़ आती है तो फूल को तोड़ देना, फूल को जो है तोड़ते हैं, और केवल 8 जो उसमें फिंगर आते हैं, 8 फिंगर को रखते हैं। 9वें फिंगर को संपूर्ण रूप से तोड़ देते हैं, और 10वें फिंगर के केवल 2 केला रखते हैं, और उसमें भी फिर एक जो है प्लास्टिक की रस्सी या सुतली से उसको बांध देते हैं। तो ये जो 8 जो ऊपर जो फिंगर है, उनके केला एक समान, एक क्वालिटी के बनते हैं, और जो पोषक तत्व तो नीचे और अन्य केलों को मिलता वो नहीं मिलता। तो इस तरह से उनके बहुत है। टमाटर पे भी उनका बहुत अच्छा है, टमाटो सॉस भी वो बनाते हैं वहाँ पर, और उनके खुद की अपनी वैरायटी डेवलप की है, और उन वैरायटियों को वो उनका बीज भी वहाँ से देते हैं, पौधे भी देते हैं। एक जगह पर बहुत सुंदर वाटिका उन्होंने बना के रखी है। उस वाटिका में लगभग वो 2.5 एकड़ के समतुल्य है, और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूल लगाए गए हैं, बहुत सुंदर। श्रद्धा मतलब जहाँ पर जैन जी को वो बनाई गई है समाधि, उनके दोनों ओर बीच में समाधि है। वहाँ पर जो है अखंड ज्योति भी जल रही है। अखंड ज्योति जो जल रही है वो बायोगैस से जल रही है। बायोगैस का भी उनका बड़ा काम है। बायोगैस की स्लैरी निकलती है, बायोगैस से उनके जो है सोलर जो बना है उन्होंने,
उसके ही माध्यम से वहाँ पर बिजली और बायोगैस के माध्यम से इस तरह से वहाँ पर उन्होंने बिजली की व्यवस्था की है। पानी का बहुत अलग अलग जो पहाड़ से निकलने वाला पानी है उसको उन्होंने एकत्रित किया है और उस पानी का बहुत ड्रिप के माध्यम से बहुत सुंदर उपयोग किया है। वहीं पर उन्होंने गांधी जी के संबंध में, जैसे गांधी जी की प्रदर्शनी है वो वहाँ पर लगा के रखी है। फिर वहीं पर हम लोगों ने भोजन किया। दूसरा सत्र हमारा हाल में हुआ, उस पर चर्चाएं हुई। शाम तक हम लोग वहाँ घूमे। दूसरे दिन जब था तो हम लोगों का दूसरी फैक्ट्री वहाँ से जाने का था, जो उनकी पाइप की फैक्ट्री है। वो भी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और जैसा कि हमने हरिद्वार में देखा था पदार्था में कि इतनी बड़ी बड़ी जो है मशीनें लगी हैं, इतने बड़े बड़े जो है वेयर हाउस बने हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी मशीनें और वेयर हाउस बने हैं, पाइप बनते हैं। और मतलब 1 मिनट में जो है ये जो ड्रिप है, ड्रिप की लाइन वो 1 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, चलते रहती है। पाइप जो है 4 मिनट में बन के तैयार होकर के कंप्लीट निकल करके अलग, और सारी चीज़ें ऑटोमेटिक उन्होंने वो जो जिस तरह से बनते हैं उन सबको हमको वहाँ पर बताया। और पूरे अलग अलग क्षेत्रों में जो है पाइप के उनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जाने के लिए तो कारखाने, चूंकि दूरी पड़ती है तो ढुलाई पड़ती है, तो अलग अलग राजस्थान में और शायद अलग अलग प्रदेशों में भी उनके कारखाने हैं। तो पर जलगांव में उनका मुख्य है और बहुत बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है। फिर जहाँ पर केले की खेती हो रही है, केले को डेवलप किया जा रहा है, टिश्यू कल्चर को देखने के लिए हम लोग गए। किस तरह से प्रतिदिन मतलब करोड़ों मतलब एक साल में वो करोड़ों पौधे तैयार करते हैं। हम लोगों ने जब देखा तो 18 करोड़ पौधे वहाँ पर उन लोगों को बनाना है, और मतलब किसानों को बना करके वो देना है, और एक पौधे 21 रुपए में वो देते हैं। हम लोगों ने भी कुछ पौधे लेकर के आए। तो इस तरह से पूरा आप देखेंगे तो बहुत बड़ा शायद किसी को ये खुला हुआ है तो उसमें आवाज बंद कर लेंगे तो अच्छा होगा। बंद कर दिया गणेश सिंह जी का और नारायण मीना जी बेनी का। प्रसाद जी अपना माइक बंद करें। जी, तो इस तरह से पूरा टिश्यू का हमने वहाँ पर देखा। और केला जो है बहुत वहाँ पर प्रमुख है, और किस तरह से एक टिश्यू से कितने पौधे तैयार होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा आगर का उपयोग किया जाता है, और सुरक्षा बहुत ज़बरदस्त, पूरा मतलब व्यक्ति को अंदर जाने नहीं देते, बाहर से ही आपको देखना। जो भी काम करते हैं वो भी बहुत मतलब साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। जैसे कि हमारे आदरणीय संतोष चौहान जी कहते हैं कि जब मैं जीव विज्ञान का काम कर रहा था 6 महीने तक तो मुझे केवल सफाई का ही काम दिया गया था। तो निश्चित रूप से उतने ही जो है साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है। तो और वो केला को जहाँ से वो शुरू करते हैं वहाँ से वहाँ डेवलप होने में लगभग 8 माह का समय लगता है, वहीं वहीं उसी कैंपस में उसके तैयार होते होते तक। और जब वो थोड़ा चार चार पत्तियों पर आ जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में मतलब अलग अलग उसके विभाग बने हुए, उन विभागों में उनको रखा जाता है और फिर जो है उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर काम, और बहुत ही मतलब उच्च गुणवत्ता के केले के पौधे, आम के पौधे सब वहाँ पर तैयार किए जाते हैं, और ये किसानों के लिए बहुत विशेष है। अभी उन्होंने जब हमने कहा कि हमारे क्षेत्र में इसका क्या हो सकता है, तो उन्होंने पूरा जो एक शेड्यूल बना कर रखा है, उसमें उन्होंने कहा कि हम किसानों से
1,30,000 रुपये का जो है केले 1 एकड़ का लेते हैं। उसमें हम ड्रिप लगा करके देते हैं। उनको जो लगने वाले खाद है उसके सम वो देते हैं, पौधे देते हैं। और वो आश्वस्त ये कर रहे थे हमको कि कम से कम 4.5 लाख रुपए तो आपको 1 एकड़ से प्राप्त होंगे ही, और उसके 11 महीने से 12 माह में, 11 माह और 12 माह के बीच ये फसल तैयार हो जाती है। तो इस तरह से वो बड़ा उपयोगी रहा। हमने अपने साथियों के साथ फिर इस पर चर्चा भी की कि हम लोग यहाँ पर आए हैं जो सीख रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जब हम प्रशिक्षण लेते हैं, कुछ लोग तैयार भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, पर यहाँ पर हमारे साथियों ने वहीं पर जिज्ञासा व्यक्त की कि हाँ, हम इसमें कुछ कर सकते हैं, जिसमें हमारे आदरणीय नारायण मीना जी ने भी बहुत दिलचस्पी दिखाई, और भी हमारे जो साथी सदस्य थे उन्होंने भी। तो जैसा कि हमने पूना में प्रशिक्षण लिया और 6 छोटी प्रयोगशाला यहाँ स्थापित की, उसी तरह से इस प्रशिक्षण के माध्यम से भी निश्चित रूप से आगामी समय में नर्मदापुरम में पुनः हम केले की खेती को यहाँ पर शुरू करेंगे 1-1 एकड़ में। और यदि ईश्वर ने चाहा, जलवायु अनुकूल हुई, प्रयोग सफल हुए, तो माँ नर्मदा और तवा की कृपा से हमारे यहाँ तो पानी की कोई कीमत नहीं है, मतलब इतना पर्याप्त मात्रा में वहाँ तो पानी की बहुत बूंद बूंद से उपयोग हो रहा है। और पूरा पहाड़ी क्षेत्र डेवलप किया। फिर एक और वहाँ से दूर हमको एक और जगह ले गए जहाँ पर जैन साहब बैठते थे। वो भी बहुत सुंदर जगह है, पहाड़ पर, मतलब जहाँ दूसरी तरफ पहाड़ों पे आप देखेंगे तो सूखे पड़े हैं, कुछ नहीं है, परंतु इन पहाड़ियों को इन्होंने डेवलप किया, और वो सब ड्रिप के माध्यम से। ये बड़ी बात है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग जो है सेवा भाव से भी जुड़े हैं। और फिर हमने रात्रि में ये सोचा कि जब हम जलगांव आए हैं तो क्यों ना हम एक थोड़ी सी धार्मिक यात्रा भी कर लें। तो सबसे पहले हमने नीलकंठ जी को फ़ोन लगाया, उनसे पूछा कि भैया क्या हम लोग आ सकते हैं। तो उसी दिन 19 तारीख को वहाँ पर जो गजानन महाराज का प्रकट उत्सव था, जन्मदिन था, तो उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ पर तो 150 एकड़ में टेंट लगा करके गद्दे बिछाए गए हैं, वहाँ भी जगह नहीं मिलेगी, मतलब कमरे मिलने की तो बात ही नहीं है। तो फिर उन्होंने असमर्थता बताई और कहने लगे बहुत भीड़ है यहाँ पर, आप तो सुविधा नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने फिर वो वहाँ का विचार त्यागा और फिर सोचा कि और पास में क्या है, तो त्र्यंबकेश्वर, वहाँ जो है ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शन के लिए हम लोग सुबह नाश्ता करके निकले। और शाम को हम वहाँ पर पहुँचे। फिर हम जब देखते हैं कि जैसे ही हम जलगांव से आगे बढ़ते हैं, तो आगे जाके जब नासिक तरफ बढ़ते हैं तो फिर फसल में परिवर्तन आता है, और वहाँ पर प्याज और अंगूर बहुत आयत में, जैसे हमारे यहाँ पर गेहूँ लगे हैं, इसी तरह से वहाँ पर प्याज और अंगूर की खेती हो रही है। और बहुत पर्याप्त मात्रा में प्याज के जो हर खेत में जो है प्याज को स्टोर करने के लिए एक स्टोर रूम बना हुआ है। और मतलब वो खेती भी प्याज की बहुत अद्भुत खेती है, और लोग जो है ट्राली से भर रहे हैं, कहीं प्याज लग रहा, कहीं खोद रहे हैं, कहीं जो है इस तरह से। शाम को हम लोग जो है वहाँ पहुँचे और फिर दर्शन करने के लिए हम लोग पहुँचे। तो रात के 8 बजने वाले थे,
और पट भी बंद हो सकते थे, और कुछ वहाँ पर एक प्रक्रिया होती है जो बीच में, तो वो होने वाली थी। उसी बीच हम जो है वहाँ पर जा कर के हम मंदिर पहुँचे। मंदिर में जा कर के हमने दर्शन के लिए लाइन में लगे। भीड़ तो कम थी, परंतु फिर भी बहुत बढ़िया प्राचीन मंदिर बना हुआ है, ज्योतिर्लिंग की स्थापना है। वहीं से जो है, जैसे कि ताप्ती नदी का उद्गम हमारे यहाँ जो अपने मुल्ताई है, यहाँ के एक तालाब से होता है, उसी तरह से वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम है। उस जलकुंड के पास गए, वहाँ हमने अपने प्रार्थना की, अपने नहाया तो नहीं, पर हाथ मुंह धो करके, और वहाँ से फिर हम लोग जो है मंदिर को दर्शन करने के लिए चले गए। बहुत अच्छे से मंदिर का दर्शन किया, वहाँ पर आरती ली। आरती लेने के बाद जब हम बाहर निकले, फिर हम लोगों का ये था कि हम लोग जो है यहाँ पर विश्राम करेंगे या चल देंगे। तो ये तय हुआ कि नहीं, अब हम लोग जो है रात्रि विश्राम यहीं पर करेंगे। तो हमने वहीं रात्रि विश्राम किया, और रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह हम लोग निकले। और सुबह फिर हम लोग जो है जिस रास्ते से गए थे, वो रास्ता बहुत ख़राब था, बहुत समय लगा। तो फिर दूसरे रास्ते से हम लोग जो है निकले वहाँ से, और खरगोन होते हुए, मतलब मध्य प्रदेश का जो खरगोन जिला है, वो उसमें से होते हुए खंडवा आए। और खंडवा से फिर हम जो है शाम तक, मतलब लगभग मैं तो 1:30 बजे अपने घर पहुंचा। आदरणीय हमारे नारायण मीना जी से बात हुई, वो लगभग 2:30 बजे अपने घर पहुंचे। बीच में जो तो गाड़ियां हैं, थोड़ी बहुत यात्रा में असुविधा होती है। 2 जगह हमारी गाड़ी जो है, जहाँ भी हमने खाना खाने के लिए गाड़ी रोकी, वहीं पर वो जो है पंचर हो गई। अच्छा ये रहा जो है, वो जहाँ भी हम खाना खाने के लिए रुकते थे वहीं होती थी। 2 बार ऐसा हुआ, तो वो गाड़ी भी ठीक हो जाती थी, और हम लोग जो है वहाँ से खाना खाते, तब तक गाड़ी ठीक हो जाती, फिर बढ़ते, कोई दिक्कत नहीं। और लौटते में जब आ रहे थे, एक जगह वो जो ऑयल रहता है उसका ढक्कन गिर गया। वो ऑयल वहाँ देखा ऑयल बगल रहा, फिर ढक्कन लेकर आए। पर यात्रा बहुत अच्छी रही, प्रेरणादायी है, नई सीखने को है। और जो जलवायु के आधार पर जो फसलों की भिन्नता है, वो भी एक अद्भुत है। फिर उसी बीच में जब हम वहाँ जा रहे थे, तो केबीके, जलगांव का जो केबीके है, वहाँ उस केबीके में हम गए। वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में वो मुख्य रूप से तिल का वहाँ पर है, तो सूरजमुखी की खेती, तिल्ली की खेती, इस पर वहाँ अनुसंधान हो रहे हैं। ज्वार पर अनुसंधान हो रहे हैं। ज्वार का भी वहाँ पर बहुत उस क्षेत्र में प्रभाव है, ज्वार भी बहुत लगी हुई है। तो जलवायु के आधार पर हमारे देश की जो वसुंधरा है, और उस धरती माता इतना देती है, जिस तरफ भी जहाँ देखेंगे, और जैसे जैसे हम जाते हैं तो फसलों में विविधीकरण आते जा रहा है। नर्मदापुरम से यदि वहाँ तक आप देखेंगे, तो कई तरह की फसल, और वो जिस क्षेत्र में होती है वो बहुत पर्याप्त मात्रा में होती है। केला है, तो बुरहानपुर से लेकर के भुसावल तक केला ही केला है ना। उधर आगे बढ़ते हैं जलगांव से, तो प्याज ही प्याज, प्याज और अंगूर, प्याज और अंगूर और ज्वार। इधर आते हैं तो दूसरी तरफ जो है फिर, और क्षेत्र जो है निश्चित रूप से पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। यहीं से ही सतपुड़ा जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है, और वो चला जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत आनंद पूर्वक, सब लोगों ने इसका लिया। वहाँ के जो लोग हमें मिले हैं, उन सब लोगों के हमने फ़ोन नंबर लिए हैं, वो हमारे योगाहार में मुख्य अतिथि बनेंगे। उनसे निवेदन किया, सबको योगाहार के संबंध में बताया। जब वो देखते थे कि ये इतने दिन हो गए हैं, बहुत मतलब
हम लोगों को भी वो अच्छी बात करते और वो थोड़े से आश्चर्य होता था ना कि इतने दिन से आप लोगों का ये काम चल रहा है। तो सब बहुत प्रभावित भी हो रहे थे और उन्होंने हमको दिया। एक दक्षिण भारत के एग्रोनॉमिस्ट वहाँ पर आए थे। उनके दोनों बेटे जो हैं वो बाहर हैं और वो जो है बहुत उन्होंने जब वो हमारे साथ घूमे, उन्होंने भी देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए और वो हमारे मुख्य अतिथि बनेंगे। आगे जब जैसे ही हम उनसे संपर्क करेंगे तो उनको मुख्य अतिथि बनाएंगे। वो लोग भी आपको जो है अपनी बातें समझाएंगे। मेरे साथ गए, मैं देखता हूँ कोई आदरणीय नारायण मीणा जी जुड़े होंगे और उनने भी किन्हीं साथियों को जोड़ा होगा। तो मैं आदरणीय नारायण मीणा जी से को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और वो भी अपने अनुभव हमारे इस योगाहार के भाई बहनों को बताएं। जी हो आदरणीय मीणा जी। जी ओम। सदन को नमन। अभी जो मेहरा जी ने जो कहा, हमारे टूर जो जलगांव गया था, वो पूरी बातें सत्यता के आधार पर हुई हैं यहाँ पर। और हमारे जो अनुभव रहे वो भी अकल्पनीय थे। हमने जो वहाँ पर केले की खेती जो देखी टिश्यू कल्चर के माध्यम से, वो बहुत ही सराहनीय खेती थी और हमारे सभी के लिए फायदे की खेती है। यदि हम केला लगाते हैं हमारे खेतों में, भले ही वो एक एक एकड़ में लगाएं, तो उससे हमें साल भर में जो 3 फसलों में नहीं बचा पाते, वो अकेले एक केले की फसल से हम बचा सकते हैं। ये उनका कहना रहा, उनका पूरा मार्ग निर्देशन और रहेगा केले पर। यदि हम क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में केला लगाते हैं और 5-5 किसान यदि मिलकर लगा लेते हैं, उनका ऐसा कहना रहा था। जैसे बाबई क्षेत्र है, इटारसी क्षेत्र है और सिवनी मालवा क्षेत्र है, ये अलग अलग क्षेत्र हैं। यदि पास यदि किसान 5-5, 6-6 किसान यदि एक एक एकड़ में केला लगाते हैं, तो वो हमारे लिए पूरा मार्ग निर्देशन देंगे और मार्केटिंग की व्यवस्था भी वो कर सकते हैं। ये उनका कहना रहा था वहाँ पे। और 1 एकड़ की फसल से उनका कहना था कि आपको 3 लाख रुपए कम से कम प्रॉफिट तो पक्का ही रहेगा 1 एकड़ केले की फसल से। ये उनका कहना रहा था। तो हमारे लिए ये केले की फसल उनकी बहुत ही अच्छी लगी और हमने विचार किया है कि केला हम अवश्य लगाएंगे, क्योंकि केले में जो लागत आ रही है वह हम 3 फसल में जो लागत लगाते हैं उससे बहुत ही कम है और इतनी मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात ये रही कि जो पानी की अधिकता हमारे पास है और जो हम सीधा पानी देते हैं, उनका कहना है उसी से आपकी फसल बर्बाद होती है, ज़्यादा कम पैदा उसी से हो रही है, क्योंकि हमारे पास पानी की अधिकता है और इसीलिए हम पानी अधिक देते हैं खेतों में, चाहे वो गेहूं हो, चना हो या कुछ भी हो, तो उससे हमारी फसल भी कम पैदा होती है। उनका कहना रहा कि आप पानी सीमित दीजिए, स्प्रिंकलर से पानी दीजिए आपकी फसलों में, तो आपकी फसलें भी अच्छी होंगी और पैदावार भी अच्छी आपको मिलेगी। उसी आधार पर उन्होंने केले में भी पूरा ड्रिप सिस्टम लगा रखा है। वहाँ पे जो हमने देखा बहुत ही सराहनीय, अकल्पनीय था वहाँ पर। तो केले की फसल में पूरे में उन्होंने ड्रिप लगा रखे हैं और ड्रिप के अलग अलग साइज के ड्रिप हैं पूरे। जैसे छोटी बेड बनी है, पौधा छोटा है तो छोटा स्प्रिंकलर है, पौधा यदि बड़ा है तो बड़ा स्प्रिंकलर है या ड्रिप है। फिर वहाँ पर ये वहाँ हमने देखा, वहाँ हल्दी की खेती भी अच्छी होती है। वहाँ पे हल्दी का भी प्लांट हमने देखा वहाँ पर, वो भी बढ़िया थी, बहुत ही सुगंधित हल्दी थी। हम जो प्लाट के पास से निकले तो हल्दी की खुशबू हमें आने लगी थी, जबकि हमारे इधर नहीं होता कि हल्दी हमारे खेत में जाए और खुशबू देने लगे। इतनी सुगंधित हल्दी थी उनकी। तो ये हमारे अनुभव रहे वहाँ पे खेती में। वहाँ पर आगे चले तो केवीके में जब हम गए, केवीके में उन्होंने जो हमें बताया वहाँ सर ने प्राकृतिक खेती के लिए और गाय के लिए भी
तो उन्होंने कहा आप यदि गाय घर पर बांधते हैं जैसे अपन इधर, तो उन्होंने कहा नहीं, गाय को घर पर मत बांधो, आप एक खेत में बाड़ा रखो छोटा, 20 बाई 25 फीट का रख लो, और उसमें चारों तरफ से फेंसिंग करके गाय को खुला छोड़ो। गाय खुली रहना चाहिए, तो उसकी दूध की क्षमता भी बढ़ती है, गाय चलती फिरती भी है। जैसे अपन बांध के उसको चारा देते हैं और दूध निकालते हैं, तो नहीं, उन्होंने कहा गाय को खुली छोड़ो, तो उससे आपको दूध उत्पादन बढ़ेगा। दूध उत्पादन के साथ साथ और जो गाय खुली रहेगी और उसका गोबर और गोमाता जो वहां पर फैलेगा, उसको भी आप मत उठाओ, उसको भी वहीं रहने दो। जब वो चलेगी फिरेगी, उनके खुर से जो गोबर बारीक होगा और उसी में गौमूत्र मिलेगा यगा, तो उससे बहुत ही बेस्ट खाद बनेगा आपका, बहुत ही सुंदर खाद बने। फिर उस खाद को आप इकट्ठा कीजिए, उसको एक जगह रखिए, उससे जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा वो बहुत ही शानदार बनेगा। ये उनका कहना रहा वहाँ पर। वहाँ से हमने मुनगे के बीज भी लाए हैं, जो अलग क्वालिटी के बीज हैं वहाँ पर, और कुछ तिल्ली है जो गर्मी में पैदा हो रही है वहाँ पर। तिल्ली गर्मी में पैदा होती है, रबी के सीजन में लगती है, उसके बीज भी हमने कुछ वहाँ से लेकर आए हैं, मेहरा जी ने, हमने, और बहुत ही अच्छे अनुभव रहे इस यात्रा के। तो हम कहते हैं कि जो वहाँ से खेती हो रही है, जो अनुभव लिए हैं, उसको हम भी यहाँ पर शुरू करें, तो ये बहुत फायदे की खेती होगी। ओम जी, ओम जी। तो निश्चित रूप से जो बातें छूट रही थी उन बातों को आपने आदरणीय जो हमारे वहाँ जाधव जी जो कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि हमको अपना शेड्यूल ऐसा बनाना है कि हमें प्रतिदिन पैसा मिले, 1 माह में पैसे मिले, 6 माह में मिले और वर्ष में मिले। इस तरह से किसान यदि करेगा तो निश्चित रूप से उसको फायदा होगा। उन्होंने स्वयं अपना ही, उनके खुद का अनुभव वहाँ किसानों के बीच शेयर किया। जैसे आदरणीय मीना जी ने कहा कि उन्होंने गाय के संबंध में बताया, उसी तरह से उन्होंने मुर्गी के संबंध में बताया कि भैया मैं यहाँ पर बैठा हूँ, पर मेरी मुर्गी वहाँ पर काम कर रही है, जो मुझे प्रतिदिन जो है अंडे देती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने केवल 10 मुर्गी, 8 मुर्गी और 2 मुर्गों से अपना काम शुरू किया था। आज मेरे पास 100 मुर्गियां हैं, और वो सब जितना भी गोबर होती है, उस गोबर को, गाय के गोबर को सब बिखेर देती है, सब खा लेती है, और उसमें से जो बचता है तो वो जो बिखर जाता है वो बहुत जल्दी सूख जाता है। अंडे मैं जाऊंगा तो लगभग 100 में से 60 अंडे मुझे मिल जाएंगे, तो ये मेरे दिन की कमाई है। और ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ, इसके बीच में कहने लगे एक बार 40 मुर्गियां मेरी मर भी गई, परंतु आज भी वही वो जो 100 मुर्गियां मेरे पास है और ज़्यादा भी बढ़ रही है। तो इस तरह से हम लोगों को उनका कहना था कि केवल एक फसल पर आप आधारित नहीं रहें, आपके पास इस तरह की व्यवस्था बनाएं, गाय भैंस भी पालें, मुर्गियां भी पालें, जो बकरी पाल सकते हैं वो बकरी पालें, और उन सब के जो वेस्ट है उसका उपयोग अपने खेत में करें। निश्चित रूप से सबको जो है इसका लाभ मिलेगा। तिल का हमने चना पर वहाँ उनका काम देखा, तिल पर काम देखा, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। और निश्चित रूप से जो हमारे शासन का ध्येय होता है कि भाई आप कहीं प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ सीख के आए, तो वहाँ कुछ करें। अधिकतर लोग जो है प्रशिक्षण को उस भाव से नहीं लेते हैं, और केवल मौज मस्ती के भाव से कि भाई हम तो यात्रा पे जा रहे हैं, सरकारी टूर है और हमें निःशुल्क ये यात्रा मिली है, तो घूमने फिरने के लिए भी चले जाते हैं। परंतु यदि निश्चित रूप से वहाँ से कुछ आप सीख करके आते हैं और यहाँ पर यदि कुछ करते हैं, तो उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है। उदाहरण स्वरूप जब हम पूना गए, वासिम गए, और यहाँ पर जो कर रहे हैं उसका लाभ हमारे क्षेत्र को निश्चित रूप से आने वाले समय में मिलेगा। इसी तरह से जैसे आदरणीय हमारे मीना जी ने कहा है कि 5-5 किसानों का यदि समूह बनता है तो निश्चित रूप से ये खेती
क्योंकि हमारे क्षेत्र में तो पर्याप्त मात्रा में पानी है और केला को केवल पानी ही चाहिए होता है। सबसे ज़्यादा बीमारी उसमें कुछ लगती नहीं है, पानी पर्याप्त मात्रा में है। और वहाँ जितनी गर्मी वहाँ है, लगभग उतनी ही गर्मी हमारे यहाँ भी पड़ती है। तो इस तरह से जलवायु में कोई अंतर नहीं है। यहाँ से हमारा जो बुरहानपुर वाला क्षेत्र है, खंडवा वाला क्षेत्र है, लगाइए वहाँ पर केला होता ही है, तो निश्चित रूप से यहाँ केला हो जाएगा। मैंने अपनी बात यहाँ पूरी की। मेरे साथ में और कोई साथी गए थे, यदि वो हैंड रेस करेंगे तो मैं उन्हें आमंत्रित करूँगा। आदरणीय, अब कृपया अपना हैंड रेस करें, जो हमारे साथी गए थे वो जुड़े हैं तो। जी ओ आदरणीय, कोई जुड़े हैं? अशोक मीना जी हैं कोई, ये क्या जुड़े हैं तो वो फिर अनिल राय जी आए थे? अनिल राय जी नहीं। चलिए सर, कोई नहीं है। रूप सिंह जी के बेटे गए थे, पर रूप सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है। रूप सिंह भैया ने माइक ऑन किया है। जी रूप सिंह भैया। जी जी ओम तुम्हारा मैंने बेटा जी हाँ बोले। मैंने मेरे बेटे को भेजा था ये सब चीज करने के लिए कि अब आगामी समय उसको खेती पे उतरना है और ये खेती सब उसको चलाना है। तो मैंने कहा पहले प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है और प्रशिक्षण में भी आपके साथ में रहेगा तो मैंने कहा कुछ काफी प्रभाव पड़ेगा उसको। ये सारी चीजें सब उसने देख समझ के आया है। अब कितना क्या उसके ऊपर प्रशिक्षण का प्रभाव रहता है तो वो अपने अनुभव अपने खेतों में मेरे साथ शेयर करेगा वो। और काफी उसको उत्साह रहा इस यात्रा से और उसने नई नई चीज देखने को मिली उसको ये यात्रा में। और हम मेरी उससे अभी ज्यादा बात तो नहीं हुई है, अभी मैं उससे अब आज सारी विस्तार से सारी बात करूंगा यात्रा को लेकर। और कह रहा था बहुत बढ़िया सारी चीजें सब अच्छा से देखा, काफी चीजें नई चीजें मिली देखने को। जी ओम। आप अभी भोपाल गए थे रूप सिंह भैया, भोपाल के विषय में बताएं। भोपाल में ये जैविक खेती मूल संवर्धन को लेकर कार्यक्रम था वहां पे, जिसमें मुख्यमंत्री जी आए थे और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम रखा था उन्होंने वहां पे। और आज किसानों के साथ में मूल संवर्धन की समस्या है, वो अपने जो उत्पादन हो रहे हैं उसको मूल संवर्धन करें, उसका प्रोसेसिंग में लेके आए और फिर उसको बाजार में लेके आए तो उसको अधिक मूल्य मिलेंगे। और आज अधिक मूल्य समस्या किसानों को हो रही है। बहुत अच्छा किसी का रहा। माइक चालू है नारायण जी का? हाँ बोले रूप सिंह भैया, बोले। अच्छा अच्छा कार्यक्रम रहा था, मूल संवर्धन पर कार्यक्रम था वो, काफी लोग वहां पे आए थे और सभी किसानों ने अपनी अपनी वहां पे समस्या रखी और सुना भी उनको। जो विशेषज्ञ लोग थे उनने अपने उत्पादन को प्रोसेसिंग करने की सब विधियां बताई है कि आपके जो उत्पादन हो रहे हैं, जैसे गेहूं हो रहा तो गेहूं से आटा बनाएं आप, जो दलहनी फसल हो रही उसकी दाल बनाएं और फिर उस पर काम करें तो किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा उसका। इसी को लेकर कार्यक्रम था वहाँ। कार्यक्रम 2 रोज का था, मगर मैं एक ही दिन का समय दे पाया था वहां पे, शुरू दिन का। और खेत पे काम होने के कारण मैं दूसरे दिन आ गया था घर पे। जी ओम। जी और अब मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि यदि किसी भाई के कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, तो जो हमें समझ में अशोक आया मीना जी आए हैं दादू, अशोक मीना जी आए हैं, उन्हें भी बोल लेने जी। जी 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 अशोक जी आइए आइए। रूप सिंह भैया अपना माइक बंद कर दीजिए। जी अशोक मीना जी। अशोक जी बोलिए। अनिल राय जी का हैंड रेज है,
जी आदरणीय अनिल नहीं, राय वो जी। उनको पहले अशोक मीना जी वो कैप्सूल खोलो ना आप ध्यान से। जी जी। हेलो हेलो। आपकी आवाज आ रही है। जी आ रही है। क्या अ, आवाज आ गई आपकी। चलिए चलिए, मैं सौभाग्य से हमारे सभी मेहरा जी और नारायण भाई साहब का आदरणीय सभी का जो विजिट रही है उनके अनुभव सुन रहा था और बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आज एक विषय बड़ा है कि जैसे केले के विषय में चर्चा हो रही थी और केले की जो पेरी है, केले निकाल के उसे काट के उसे कहाँ उसका प्रबंधन या उपयोग किया जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि वो पेरी जो होती है वो वेस्टेज हो जाती है और उसको काटना पड़ता है तब जाके नई अंकुरित होती है। तो उसका प्रबंधन के लिए हमें वहीं एक जगह का सुनिश्चित किया जाना होता है। उसे बिल्कुल जैसे किसी से धारदार हथियार से छोटे-छोटे हम टुकड़े करें और उसके जो पत्ते हैं, उसे भी हमारी सब्जियों में आच्छादन के रूप में उसका भी प्रबंधन होना चाहिए। क्योंकि जो आच्छादन होता है, ये एक कार्बन कहलाता है और हमारा जो जैविक नाइट्रोजन होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है, वो 10 किलो अ, ऑर्गेनिक कार्बन को पकड़ता है और उसी की क्षमताएँ और एक कहें कि विषमताएँ होती हैं कि हमारी जो भूमि है, उसमें केंचुए की आर्द्रता बढ़ती है। जैसे कहें कि 1 एकड़ में यदि हमारे केंचुए 1000 हैं, तो 1 साल में उनकी उत्पत्ति 8 लाख के करीब वहाँ हो जाती है। लेकिन उस तरह से हमें वहाँ ऐसे व्यवस्थाएँ, ऐसे प्रबंधन किए जाते हैं। तो हाँ, मैं केले पे आता हूँ कि केला जो है हम केला नहीं कोई भी वेस्टेज जैसे हमारे फ्रूट के पौधे लगे हैं, तो उन्हें भी हमें हर 2 साल में उनकी छँटनी करनी होती है। लेकिन हम उनकी डालियों का, उनके पत्तों का कहाँ उसी स्थान में प्रबंधन करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। उनका एक स्थान होता है, उनमें वहाँ टुकड़े करके हमें वहीं प्रबंधन करना चाहिए और उसके ऊपर ही हमें कुछ मिट्टी के रूप में वहीं बगल में से मिट्टी और जीवामृत उसमें डालना चाहिए, तो वो वहीं विघटित होगा तो हुमस की निर्मित होगी। क्योंकि हुमस को हिंदी में कहें तो जीवन द्रव्य, यानी कि उसका भी भावार्थ करें तो 1 ग्राम मिट्टी में 10 करोड़ सूक्ष्म जीव, यानी उसी को समृद्धशाली और जो हमारी भूमि की यानी कहते हैं कि उर्वरा शक्ति बलवान होती है और ऐसी भूमि में जो भी उत्पाद होते हैं, चाहे वो अनाज हो, फूड हो या कोई भी क्रॉप, सब्जी हो, बेल वर्गीय, भूवर्गीय, कंद वर्गीय जो भी हो, उसी में प्रतिरोधक शक्ति होती है और प्रतिरोधक शक्ति ही हमारी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। तो मैं आज इतना ही कहते हुए कभी आपका सब समूह का सभी साथियों का बहुत अच्छे अनुभव लगे और केले पे आपने बताया कि इतनी जो घड़ें आती हैं उसके बाद हमें जो फूल है वो काट देना चाहिए और इस तरह से ये भी अच्छा लगा कि हम यदि 5 लोग ग्रुप में किसी करते हैं तो इसके बहुत ही फायदे, क्योंकि ग्रुप में होता क्या है कि हम हमारी जो बाजार मंडी है किसी भी प्रकार के उत्पाद हम जहाँ पे दूर मंडियाँ होती हैं, बड़े शहरों में मंडी होती है, तो वहाँ ग्रुप में हमारा आराम से माल चला जाता है, क्योंकि ग्रुप से बहुत फ़ायदे होते हैं और ग्रुप में ऐसा भी होता है कि भैया इस बार के हफ्ते की ज़िम्मेवारी आप पे है, तो इस बार की आप पे है। अच्छा उसमें भी तब बल्क में हम ग्रुप में करते हैं, तो व्यापारी हमारे खेत पे ही आ जाता है, मेंढ पे ही आ जाता है और वो क्या करता है कि हमारे लगे हुए फूड पौधे हैं या कोई भी फसल उत्पाद हैं, तो वो हमें
वही दाम दे जाता है, जो भी वाजिब है। तो हम इसमें बिचौलियों से भी बचते हैं। तो मैं आज के दिन इतनी ही अपने वाणी को यहीं सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए यहीं विश्राम देता हूँ। आगे आने वाले समय में फिर आपसे जुड़ेंगे और अच्छा लगेगा। अभी मैं आपके योगाहार जो ग्रुप है, उससे काफ़ी दिन से मैं अ, अशोक भैया आपने नहीं जो जुड़ पाया उसमें था। कुछ विषमता के कारण रही थी। जी। अशोक जी आपने अभी जो केले की वेस्टेज की बात यहाँ बोली, तो उन्होंने उसका भी उपाय बताया था। उन्होंने ये कहा था कि केले जी, तोड़ने के गार निकालने के जी। बाद आप ऊपर के जो जहाँ से हाँ। पत्ते फैलते हैं वहां से उस केले को काट दें हुँ, हुँ, और नीचे का पूरा जो हुँ। पेड़ है, तना है, वो उसको वहीं खड़ा जी। रहने दें। हुँ, उसमें जो पानी रहता है हुँ, केले में, वो पौष्टिक पानी हुँ, है हुँ, पूरा। हुँ, हुँ, वो पौष्टिक पानी जब तक वो केले का तना सूख ना जाए, जब तक उसको हुँ, वहां से ना हटाए, हुँ, वही हुँ। पूरे बिल्कुल, खाद का बिल्कुल। काम करेगा। आपके पूरे पौधे को खाद वो ही देगा। जब हुँ, तक अपने उसमें रोपनी में खाद नहीं देना जहां अपन केले लगाते हैं। तो ये हुँ, हुँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि उसमें हमें हाँ, अलग बिल्कुल। से खाद नहीं देना पड़ेगा। हाँ, ड्रिप हुँ, के हुँ, माध्यम से लिक्विड खाद जो आते हैं, वो हुँ, बेंचुरी के माध्यम से, लिक्विड के माध्यम से ही वो उसमें खाद देते हैं। अलग से हुँ, कोई खाद नहीं देते उसमें। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल उनका अनुभव रहा होगा और बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें पूरा हिस्सा नहीं रखना है खड़ा, कुछ तो काटना ही पड़ेगा नहीं, जो क्योंकि तना है, जो पत्तों के नीचे से, उन्होंने कहा पत्तों के हाँ, नीचे से 1 फुट या 2 फुट नीचे से वो तने को काट दें और पूरा तना हुँ, ऊंचा खड़ा रहने दें। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, वही तो और मैं जो उसके जो जैसे बीच, ऊपर का जो जो काट जो रहे बीच हैं, में उसका भी तो हमें उपयोग लेना है क्या पत्ते और का। अभी हाँ, बिल्कुल पत्तों हाँ का भी पत, उपयोग लेना है, उनकी जो जो डालियों में डंठल होता है, उसका भी उपयोग लेना है, कुछ ऊपरी हिस्से का भी लेना है। नहीं, डंठल तो डालियां हैं उनकी, और जो पत्ते हैं हुँ, उनको उन्होंने कुट्टी मशीन में उनको बारीक कर दें, उसको हाँ, हाँ, ढेर लगा के उस पे ट्राइकोडर्मा या वो डाल के उसको उसको भी भाई वर्मी कंपोस्ट उसका भी बन सकता है। हाँ। ये उनका नहीं कहना लेकिन रहा वहां पर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल उनका अनुभव है, अपन उनके सम्मान करते हैं। लेकिन ये भी है कि हमारा एक जो हमेशा का जैसे हम नाडेप कंपोस्ट बनाते हैं या वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, ऐसा ही हमारा हर पौधे के पास 18 इंच लंबा, 12 इंच चौड़ा, दोनों साइड पौधे के ये प्रबंधन रहेगा, तो यहाँ हमेशा जीवामृत और ये इस तरह के खरपतवार लता पत्ते, काड़ी, कूटा, कचरा, खरपतवार ये सब उसमें डलती रहेगी। तो ये समझ लीजिए कि वहाँ हमारा स्थायी यानी कि वर्मी कंपोस्ट कहें या नाडेप कंपोस्ट कहें, क्योंकि वहाँ हुमस की और केंचुओं की वहीं से अधिकता बढ़ती रहेगी और वहीं से हमारा पूरा बरसाती पानी का भूजल संचय होता रहेगा और तब वहाँ 100% हमारी बरसाती पानी का भूजल संचय होगा, तो वो ही पानी हमें बरसात समाप्त हो जाने के बाद केशाकर्षण शक्ति के माध्यम से हमारी जो पौधों की जड़ें उठाती हैं, उसका लाभ हमें बहुत ही अच्छे 12 महीने मिलता है। तो इसमें क्या है कि विषय भाई साहब लंबा है और फिर मैं थोड़ा-सा अभी अपन जुड़ेंगे और जी हम जी एक बिल्कुल। दिन आपके यहाँ भी आएँगे और एक दिन आप भी हमारे यहाँ पधारिए और ये आदान-प्रदान हमें श्रेष्ठ कृषक बनाता है और मैं एक पंक्ति के साथ अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ कि जिस दिन मेरे देश का अन्नदाता, चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे जैसे अभी भैया कह रहे थे कि मेरे बेटे को भी मैं कृषि में लाऊँगा, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे बेटे या हमारी जो भी नई जनरेशन हो, जिस दिन मेरे देश का अन्नदाता प्राकृतिक कृषि में व्यस्त हो जाएगा, उस दिन मेरा भारत देश स्वस्थ हो जाएगा। तो सभी को ओम जी। जी, जी। आदरणीय अशोक भैया जी, बहुत सुंदर, अतिशय सुंदर आपने बात कही। और मैं आगे आदरणीय नारायण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका हैंड राइज है।
जी पहले से ही मैं लगा हुआ आगे- था बहन जी, जितेंद्र जी। जी जी कोई बात नहीं जी। मैं आगे आदरणीय पवन कुमार सर, पतंजलि जैविक अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। आज के आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब के और नारायण जी आदरणीय अशोक भैया के जो अनुभव बताए उन पर अपनी टिप्पणी मार्गदर्शन देने के लिए। जी नमस्कार, सबका अभिनंदन। बहुत सुंदर आज का अनुभव आधारित जो स्टडी टूर शायद जो सरकार ने ये आज आपको जलगांव में वहाँ पर कराया है, उसका एक त्वरित रूप से आपने उसकी शेयरिंग कर दी। ये यही मेरे ख्याल से ऐसे जो स्टडी टूर्स होते हैं उसका उद्देश्य यही रहता है कि वहाँ से जो सीखा उसका फिर हम चर्चा करें और चर्चा करने के बाद उसको क्रियान्वयन करने के तरीकों पर जाने का प्रयास करें। तो ये आज बहुत अच्छा, और जो भी विभाग के माध्यम से ये स्टडी टूर आयोजित किया गया था उसमें के जो आयोजक थे या जो अधिकारी थे, तो उनको भी अगर बुला लिया जाता तो बहुत अच्छा एक यहाँ पर उदाहरण बन जाता, और जिसके बारे में फिर हम वो भी जो संबंधित विभाग है उसको भी अपनी बात को आगे करने के लिए और अपने उच्चाधिकारियों को बताने के लिए एक मिसाल के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी ऐसा जब होता है तो उसको किया जा सकता है। मैं इस विषय पर जब केले के ऊपर आज बातचीत हो रही थी तो एक किसान जो है मेरे पास नियमित रूप से आते थे और मिलते थे, जो कि केले की ही खेती कर रहे थे। और पिछली बार जब उससे मुलाकात हुई कुछ माह पहले, अभी कुछ दिनों से आए नहीं है, तो उन्होंने बताया कि अब हमें केले में उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना कि मिलना चाहिए था। मैंने हालांकि पूछा नहीं कि वो क्या कारण थे, क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं था हमारे पास। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो स्टडी टूर आपका गया था उसमें आपने इनके जो केले में होने वाली जो भी और रिस्क्स हैं, जो खतरे हैं, उसके बारे में यदि चर्चा की होगी तो इसको मुझे लगता है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम खेती को भी जब देखते हैं और उसको हम एक एक साइकिल के रूप में हमें देखना होता है। आज जो फसल अच्छी हमें लग रही है कि हमें संभावना दे रही है, निश्चित रूप से वो संभावना देती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें ऐसा हो जाता है कि कई बार देखने को मिला है कि हमें उसमें दूसरी जो परेशानियां हैं उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वो कीट आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे प्रबंधन की समस्या आ जाए, चाहे कोई और चीजें सामने निकल के आए। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आप उसका भी ध्यान रखते हैं। तो कोई भी चीज, क्योंकि लगातार कृषि एक ऐसा कार्य है कि इसमें लगातार कोई भी चीज मतलब चल नहीं पाती है, और उसमें कुछ ना कुछ आवश्यक परिवर्तन हमें समय समय पर करना पड़ता है। तो अभी आपने जो बीड़ा उठाया है कि हम केले की खेती करेंगे, बहुत सुंदर है। लेकिन उसमें कुछ समय बाद उसमें जो आवश्यक चीज़ों निकल के आती हैं उसका भी उचित प्रबंधन समय समय पर करने पड़ता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप मेरा सुझाव ये रहेगा कि जो केला उत्पादन करने वाले कृषक हैं और जो संगठित रूप से कार्य कर रहे हैं, कई जगह अब तो एफपीओ भी बना करके वो केले पर आधारित अपना व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे कृषकों से भी बातचीत करते हुए या ऐसे एफपीओ से बातचीत करते हुए केले से संबंधित सारी बारीकियों पर विचार अगर करेंगे तो आपको कुछ और जानकारी इस विषय पर प्राप्त होगी, और शायद अपना जो कार्य अभी आप केले के ऊपर करना चाह रहे हैं 1-1 एकड़ में, वो और अच्छी तरह से आप उसको आगे अग्रसर होंगे। और जो हो सकता है कि कुछ और कठिनाइयाँ या जो और परेशानियाँ और जगह पर जो लोगों ने की हैं, उससे आप अपनी स्थिति के अनुसार उसको पहले ही भाप करके अपना प्रबंधन आगे करते हुए, एक एडवांस प्लानिंग करते हुए, और ये भी सरकार का उद्देश्य रहता है कि हम एफपीओ बनाएं। और एफपीओ का भी तो वही काम है कि कुछ किसान को संगठित किया, उन्होंने अपने जो इनपुट्स हैं वो सस्ते में खरीदे, उन्होंने अपनी प्लानिंग साथ में की, फिर उसको बेचने की व्यवस्था भी उन्होंने साथ मिलकर के की।
तो ऐसा जो आदान प्रदान है, ऐसा आदान प्रदान का उद्देश्य भी एफपीओ के माध्यम से होता है, और बाकी जो भी कोऑपरेटिव्स हैं या जो भी चीज ऐसी व्यवस्था बनी है उसके माध्यम से भी सबका उद्देश्य एक ही है। लेकिन उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप लोगों की अपनी जो तैयारी है, अपने और लोगों के साथ जो संबंध है, जो कि पहले से ही इस चीज को करते आ रहे हैं, उस पर भी आप कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज की वार्ता बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अनुभव का आदान प्रदान, और इस तरह से करते हुए शायद आपने अब ये भी देखना है कि शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर केले को आप कर रहे हैं तो कई सारे लोग मिलकर के केले का करें, और उसका भी आप अनुमान ये लगाएं, एक कैलकुलेट कर लें कि कितना लोग केला लगाएंगे और उसका उत्पादन कितना होगा, और कैसे फिर उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था को आप सुनिश्चित कर पाएंगे, और क्या उसका जो उत्पादन है क्या वो एक ट्रक के लायक है या कितने ट्रक के लायक है, और फिर उसकी बिक्री का कहाँ पर होगी, इसके ऊपर भी विचार विमर्श कर लें, इसको देख लें। ऐसा नहीं कि सारी प्लानिंग एक ही दिन में हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे इसको आप विचार में रखेंगे, सारी एंड टू एंड उसको समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमें मिलेगा। आज की वार्ता को बहुत अच्छे तरीके से और जिस तरह से आपने अपनी बातें कही हैं, बताई हैं, उसके लिए आपको आगे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और निश्चित रूप से आने वाले समय पर भी इस विषय पर बातचीत होगी, तो आपकी और अच्छी प्लानिंग के साथ आप अपने अनुभव और अच्छे तरीके से और लोगों से बातचीत करके बता पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद। ओम नमस्कार। जी ओम सर, जो जो बातें आपने हमको बताई है, निश्चित रूप से उस ओर भी हमारा ध्यान गया है, और हम लोगों ने वहाँ के जो उत्पादक कृषक है जो पहले से कर रहे हैं उनके भी नंबर लेके आए हैं। उन्हें हम अपने इस कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे, उनके अनुभव भी प्राप्त करेंगे। जो हमारे साथ वासिम गए थे, जो बुरहानपुर का जो लड़का था जो कर रहा, उनके परिवार में ये होता है, केले के व्यवसाय होता है। एक और वहीं पर बुरहानपुर के पास है, और 2-3 किसानों के हमें नंबर दिए हैं, उन किसानों से भी हम चर्चा करेंगे और उनको यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे। और निश्चित रूप से वहाँ पर जो काम हो रहा है वो बड़े संगठन के रूप में हो रहा है, उसका हम लोग पहले से ही इस तरह की तैयारी करके, और वहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है कि जो वो जो जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो एग्रोनॉमिस्ट हमारे को कह रही है, और वो कह रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए वहीं पर केले के जो सबसे बड़ी समस्या होती है उसके पकाने की, उसको जो है पकाते हैं वो, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था वहीं करेंगे कि आपका केला वहाँ पक जाए। और कौन कौन से नगर आपके बड़े नगर वहाँ पर है, और उनमें भी उन ऐसे समय में लगाए कि उस समय उस क्षेत्र में केले की मांग कब बढ़ जाती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने हम लोगों को बताई है, और अभी तो केवल इस पर चर्चा हो रही है। जब हम इस पर यहाँ चर्चा करेंगे, उसके संबंध में और विशेष लोगों से मिलेंगे, तो निश्चित आपने जो हमें बताया है उन्हीं बातों को देखते हुए कि किसी तरह का नुकसान नहीं हो, और हम लोग जो है किसी भी तरह से जाते हैं तो एक नई चीज़ आती है तो पहले थोड़ी सी मन में झिझक होती है, पर धीरे धीरे जो है वो जब उस पर काम होने लगता है, तो जैसे हमारे आदरणीय सद भैया कहते हैं कि जब मैंने पहले बार अपने खेत में गर्मी में मूंग लगाई तो लोग जो है हंस रहे थे, पागल कह रहे थे। बाद में देखो तो पूरे क्षेत्र में मूंग ही मूंग हुए। इसी तरह से एक बार जब काला सोयाबीन आया था तो लोग जो है उसको लगाने के लिए तैयार नहीं थे, ये तो बड़ा खराब है। बाद में वो पूरे क्षेत्र में हो गया। पर धीरे से क्या होता है कि जब लंबे समय तक कोई चीज़ चलती है तो आप जमीन में से भी वो उसको प्राप्त होने वाले तत्वों को खींचती है, और यदि उन तत्वों की पूर्ति नहीं होती है तो फिर वो फसल नहीं होती। जैसे हमारे क्षेत्र में अभी सोयाबीन नहीं हो रहा है, उसका कारण ये है क्योंकि उसको जो तत्व चाहिए उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। तो और यदि उन तत्वों की पूर्ति होगी तो वो फिर होने लगेगी। ऐसा मानते हुए निश्चित रूप से कम मात्रा में परंतु एक प्रयास करेंगे, ऐसा हम लोगों ने सोचा है। जी ओ आदरणीय जी दुबे जी। जी, आदरणीय डॉक्टर दुबे सर,
स्वागत है आपका। धन्यवाद मेरा जी बहन जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और जिस बात पे पवन सर ने निर्देश किया उसी बात को मैं कहने वाला हूँ कि मेरा वर्धा जिले से जो संपर्क रहा और जहाँ आप गए थे जलगांव में, वहां से भी संपर्क था और वहाँ की केले की खेती मैंने 20-25 साल के पहले से भी देखी है। वहाँ के कुछ हमारे मित्र परिचित भी थे। उस समय हमने देखा तो जलगांव क्षेत्र में जो खेती केले की खेती है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, आज भी बनी है, उस समय से भी बनी है और इसीलिए वहां के लोगों को बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। दूसरा वैसा ही प्रयोग हमारे वर्धा जिले में किया गया, स्पेशली सेलू तालुका। रंजना बहन जी को पता होगा कि सेलू तालुका में करीबन नहीं तो 500-700 हेक्टेयर तक वहां पे केला उगाया जाता था। वहां पे भी उन्होंने केले उत्पादक संघ बनाया, सब किया, लेकिन एक्सपोर्ट करने में जो कामयाबी जलगांव वालों को मिली उतनी वहां पे नहीं मिली। और आज परिस्थिति ऐसी है कि वहां पे वो जो केले उत्पादक संघ होने के बावजूद वहां केला उत्पादन नहीं के बराबर हो गया। उसमें से 2 किसानों से मेरी कल ही चर्चा हुई। किसी हम एक जगह पे मिले, मैंने बोला यहाँ पे रेहकी सुरगांव ये जो गांव है या सेलू, यहाँ पे तो बहुत केला होता था। तो बोले भाई साहब आजकल कोई केला लगाता नहीं। मैंने बोला क्यों भाई, आप तो 10-10 20-20 एकड़ केला लगाने वाले थे। तो बोले वो केला पुरता नहीं, केला नहीं पुरता। तो मैंने बोला क्या कारण है। एक तो बोले बढ़ता टेम्परेचर जो है बहुत बढ़ रहा है और स्पेशली विदर्भ का जो एरिया है और जहाँ पे खुले में बिल्कुल, क्योंकि आज एक ही जहाँ पे बगीचा होता है आजू बाजू में पूरा सुनसान यदि है तो जो गर्म हवा आती है, गर्म हवा से केले को रोकना बहुत मुश्किल होगा है। दूसरी बात है कि वो पानी की लेवल जो है बहुत डाउन जा रही है और बहुत डाउन जाने से उसको भी जो पानी की मात्रा भले ड्रिप से भी क्यों ना हो वो देना मुश्किल है। दूसरे किसान ने इससे भी अच्छा जवाब मेरे को दिया तो मैं दंग रह गया। उसने बोला सर कि चाहे हमने केले के बाद में गन्ना लगाना शुरू किया था वो भी हमने बंद कर दिया। तो मैंने बोला इसमें तो तकलीफ कम थी। तो बोले अब केला रहे गन्ना रहे, जिसमें 12 महीना 13 महीना रुकने की जो स्थिति थी वो स्थिति से हम बाहर आ गए बोले। तो मैंने बोला आप क्या उगाते हो। तो बोले 4 महीने का सोयाबीन और 4 महीने का चना। 4 महीने का सोयाबीन उगाओ, उसके बाद में 4 महीने का चना उगाओ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर किया तो केले से भी ज्यादा पैसा हमको मिल जाता है बोले। कल वो उसके पास करीबन 20-25 एकड़ खेती है और वो कल ही मेरी बात हुई। तो बोले अगर उससे ज्यादा पैसा मिल जाता है, रिस्क कम है और कोई आएगा और हमारी खरीदी करेगा, इसलिए हमारी जो निर्भरता है वो भी खत्म हो जाती है और धूपकाल में पानी देने की झंझट भी खत्म हो जाती है। तो बोले इन फसलों के पीछे हम क्यों भागे। मैं कल की जो वार्ता हुई और हमारा जो अनुभव था यह मैंने सिर्फ शेयर किया है। धन्यवाद। जी ओम सर, बहुत बढ़िया। आपने जो अपने अनुभव सुना है, निश्चित रूप से इन सब अनुभवों के आधार पर ही हम लोग जो है भविष्य में निर्णय लेंगे। जी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। ओम, सदन को सादर प्रणाम। और योग शिक्षिका ने बहुत बढ़िया योग कराया था आज, और उसके बाद दादा की जो यात्रा का संस्मरण है बहुत अच्छा लग रहा था। किंतु मैं अपना केले के बारे में अपना अनुभव भी शेयर करना चाहूँगा कि आज से 3 साल पहले हम 3 किसानों ने केले लगाए थे। मैंने लगाया था 1000 पेड़ और हेमंत पटेल ने लगाए थे, और एक हरदा के किसान और हैं अपने से जुड़े हुए भी थे पहले, उनने भी लगाए थे, मनोज पटेल ने। तो केले तो अच्छे आ गए, किंतु मार्केट का प्रबंधन बड़ा महंगा पड़ गया। क्यों कि हमने जब लगाए तो हमने देखा कि हमारी 1000 पेड़ में से मुश्किल से 100 घड़ एक साथ आ रही थी, या 20-25 आ रही थी कभी कभी पकने के। ड्यूरेशन अलग हो जाता है, जब बहुत ज्यादा एरिया में लगता है तो फायदा समझ आता है। और दूसरी बात ये कि यदि केला लगाना है तो निश्चित रूप में सिर्फ केला ही लगाना, उसके साथ में कोई दूसरी फसल इंटरक्रॉप के रूप में यदि आपने लगाई तो, क्योंकि केले में पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, दूसरी फसल में पानी की उतनी आवश्यकता नहीं होती, या तो केला पिटेगा या दूसरी फसल पिटेगी। तो ये एक बात जरूर ध्यान रखें। जैसे मेरा गांव पहले मिनी नागपुर के नाम से जाना जाता था, हजारों एकड़ जमीन में यहाँ पे संतरे की फसल होती थी। और आज की डेट में
यहाँ संतरे के बगीचे मुश्किल से 100 एकड़ भी नहीं बचे हैं। क्यों नहीं बचे हैं? क्योंकि अभी सर किशोर दुबे जी ने जो बात बोली कि दो फसल लगाओ, हमारे यहाँ आजकल 3 फसल होने लगी है। और किसान जो है, हमारे बाजू के किसानों ने संतरे उचका के केले भी उचका के और तीनों फसलों का प्रबंधन करना सीख लिया है। और दूसरी बात कि केले लगाने में हमारे जैविक कृषि के अंतर्गत मैं सोचता हूँ कि हमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। हालांकि हमारे एरिया में पानी बहुत है, फिर भी हमें पानी कैसे बचाएं, वो फसल ज्यादा लगाने के विषय में सोचें। और केला भी लगा सकते हैं, कोई उसमें नुकसान नहीं है, किंतु उसका मार्केट प्रबंधन हमारे यहाँ बड़ा कठिन है। क्योंकि हमारे यहाँ पे मार्केट पे किसी वर्ग विशेष कई वर्चस्व रहता है। और वो आप लेके आते हो केले, हम मार्केट में 2-3 बार लेके गए, हमारे केले बिके ही नहीं। फिर हमने हमारे गौर साहब की कृपा हुई तो उन्होंने अपने जैविक बाजार में केले लिए, कुछ 88 के किसानों को मैंने ले जा के दिए। मगर ये सब बहुत कठिन सा काम है कि अकेले आदमी को प्रबंधन करना। लगाना है तो कम से कम 10 किसान मिलके लगाना, और आपस में जोड़ के लगाएंगे, आपस में प्रबंधन करेंगे तो आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। जी रोम, निश्चित रूप से आपने जो अपने अनुभव सुना है, वो अनुभव को हम सब ध्यान में रखेंगे और बिना तैयारी के कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसीलिए योगाहार का जो हमें लाभ मिलेगा, योगाहार के जो अनुभव आएंगे, वो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए फायदेमंद होंगे। जी ओम। आदरणीय सद भैया से निवेदन करता हूं कि हमारा समय हो गया है, तो कृपया सत्र का समापन करने का कष्ट करें। जी ओम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। आज बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया, और आज जैन इरिगेशन की जो चर्चाएं हुई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रही। किसानों ने बहुत सारी चीजें देख के आए और अपने खेतों में उतारने की तैयारी चल रही है। और सरकार इस समय जो अच्छे क्षेत्र हैं वहां ले जाकर किसानों को दिखा रही है, जिससे खेती में वहां की जो टेक्नोलॉजी है वो अपने खेतों में उतारे, और क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, इनका भी बहुत तेजी से चल रहा है। जैविक हाट लगाए जा रहे हैं, खरीदी बिक्री में क्या दिक्कत आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ खुद इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। ये बहुत तेजी से कार्य चल रहे हैं। और जब से योगाहार कार्यक्रम हमारे नर्मदापुरम में जुड़ा है, जब से हमारे यहाँ खास इसकी नर्मदापुरम में बहुत पहल है, इसका योगाहार को इसका क्रेडिट जाता है। और आज की समय हो गया है। सभी बंदियों को यहीं पे प्रार्थना है कि सभी इसी प्रकार जुड़ते रहें। आपने